Hello, welcome to this video. Today in this video we will try to solve some question answers, not some but all question answers of the third chapter, that is Shawl. The explanation for each and every sentence of the Shawl along with all the meanings has already been explained in another video. Please check out that video. Today we'll try to solve these question answers mostly in Hindi. Then we'll try to solve all of the questions, including the last question, your most favorite Swamat. Let's begin. Question number 1. उत्तरे लिहा. First one. पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख. द आन्सर फॉर दिस फर्स्ट वन इज पुलकित. नेक्स्ट. 2004 च्या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष. द आन्सर फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन इज रा ग जाधव. नेक्स्ट. पाठात उल्लेख असणारी नदी, मीनिंग लेसन में कौन सी नदी का नाम आया है, तो उसका आंसर है कृष्णा. नेक्स्ट. सभा सम्मेलने गाजवणारे कवी, और उसका आंसर है कविवर्य नारायण सुर्वे और कवि नारायण सुर्वे और नारायण सुर्वे. ये थे आंसर्स फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. अगला हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग लिहा. इसका मतलब है शॉल का कौन सा यूज किया गया है, ये एक्सप्लेन कीजिए. तो इसका दो टाइप में उत्तर आ सकता है. पहला हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं. डिस्क्रिप्टिव आन्सर आएगा गौरव करण्यासाठी, बाळाला ऊब देण्यासाठी किंवा बाळाला थंडीपासून वाचवण्यासाठी, और अशक्त भिक्षेकरीला ऊब देण्यासाठी और अशक्त भिक्षेकरीला पोटभर अन्न देण्यासाठी. ये थे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप. नाउ शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स. जैसे भी पूछा गया था, जो 5 बॉक्स दिए गए हैं वो बॉक्स में लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं. पहला वाला गौरवासाठी, सेकंड सन्मानासाठी, थर्ड शोभेसाठी, फोर्थ पोटासाठी और लास्ट उभेसाठी. तो पहला दो जो है गौरवासाठी और सन्मानासाठी, तो ये तो फेलिसिटेशन के लिए है. हम लोग जब भी फेलिसिटेट करते हैं कोई कार्यक्रम में, तो ये शॉल का यूज किया जाता है. तो पहला हो गया गौरवासाठी, दूसरा हो गया सन्मानासाठी, तीसरा आएगा शोभेसाठी, फॉर द लग्जरियस व्यू, दैट इज व्हाट द शोभेसाठी इज. सेकंड लास्ट आएगा पोटासाठी. जब लेखक ने बूढ़े आदमी को वो शॉल दिया था, 2 शॉल, तो उसने वो बेच के उससे अपना पेट भर लिया. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि शॉल का यूज पोटासाठी और शॉल का यूज पेट भरने के लिए भी किया जाता है. और लास्ट वन आएगा उबेसाठी. द एक्चुअल यूज ऑफ शॉल इज टू गेट वार्मथ. और शॉल का एक्चुअल यूसेज क्या होता है, हम लोग गर्मी पैदा करने के लिए यूज करते हैं और ठंड से बचने के लिए यूज करते हैं. तो ये आएंगे शालीचे पाठात आलेले विविध उपयोग. उपयोग माने यूसेज. समझता हूँ सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. खालील प्रसंगी लेखकाने केलेली कृती लिहा. लेखक ने निम्नलिखित प्रसंग के दौरान कौन सी कृति की थी. पहला क्वेश्चन है, एक बाईचे बाळ, एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते. इसका मतलब है एक माँ थी और उसका बेबी ठंड के कारण शिवर हो रहा था. तो उस पे राइटर ने क्या किया था, इसके 3 आंसर्स आते हैं.
पहला तो शॉर्ट आएगा, वो है लेखकाने तातडीने पुलकित शाल व काही पैसे दिले. इसका अगला वर्जन आएगा, लेखकाने तातडीने काही पैसे आणि शाल बाळाच्या आईला दिले. इसका मतलब है राइटर ने कुछ पैसे और शॉल वो बेबी के माँ को दिया. और लॉन्ग आंसर लास्ट वन वो आएगा, लेखकाने तातडीने काही पैसे आणि शाल बाळाच्या आईला दिले व बाळाला त्या शालीत गुंडाळून ठेव असे सांगितले. तो लास्ट सेंटेंस का मीनिंग है कि राइटर ने वो माँ को कुछ पैसे दिए, शाल भी दी और उसको बोला, किसको, बेबी की माँ को बोला कि तुरंत वो बेबी को इसमें रैप करे या लपेटे और कवर करके उसको शिवरिंग होने से बचाए. क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड, म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहिले. इसका आंसर आएगा, लेखकाने दुसऱ्या दिवशी 2 शाली त्या म्हाताऱ्याला दिल्या. मतलब राइटर ने अगले दिन 2 शॉल्स वो बूढ़े आदमी को दिए. इसका लॉन्ग आंसर आएगा, म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे पाहून लेखकाने दुसऱ्या दिवशी 2 शाली त्या म्हाताऱ्याला दिल्या. ये आंसर हमने तैयार किया है, जिसमें आधा तो क्वेश्चन ही ऐसे एज इट इज लिखा है और आधा आंसर हमने उसको कनेक्ट किया है. ये था थर्ड क्वेश्चन. तो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, कारणे शोधून लिहा. कारणे शोधून लिहा मीनिंग द रिझनिंग. फर्स्ट, एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालेच्या उभेपेक्षा जास्त होती. कारण. आंसर आएगा, एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शाळेच्या उभेपेक्षा जास्त होती. कारण सम्मानाची शाल ही कपाटात किंवा सुटकेसमध्ये पडून राहणार होती, त्यापेक्षा एखाद्या लहान जीवाचे थंडीपासून होणारे संरक्षण हे अधिक महत्वाचे. तसेच शालीमुळे मिळणारा सम्मान हा क्षणिक सुख देणारा असतो, तर गरजू माणसाला मदत करणे हे त्याहून मोठे असते. इसका मतलब है, सम्मानाची शाल ही कपाटात किंवा सुटकेसमध्ये पडून राहणार होती. जो भी ऑनर उसको मिला था वो शॉल के साथ कब्बड़ में बंद रहने वाला था. तो उससे ही बढ़िया चीज होती अगर उसी शाल से किसी बच्चे की जान बच जाती या ठंड से उसका संरक्षण हो पाता. क्वेश्चन नंबर 4 आ. शालीच्या वर्षावामुळे नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण ते मुळातच शालीन होते आणि शाल व शालीनता यांचा काही संबंध नसतो याची जाणीव कविवर्य नारायण सुर्वे यांना होती. त्याचबरोबर त्यांना अशीही जाणीव होती कि खरी शालीनता शालीविना शोभते. हिंदी में इसका मीनिंग ऐसे होगा कि लेखक के पास या नारायण सुर्वे जी के पास बहुत सारी शॉल थी, फिर भी उसका उनको घमंड नहीं था, क्योंकि वो पहले से विनम्र थे और विनम्रता और शॉल इनका कुछ रिलेशन नहीं होता. और ये बात कविवर्य नारायण सुर्वे पहले से जानते थे और उनका ये मानना भी था कि सचमुच की नम्रता के लिए शॉल की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड वन. लेखकाच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण सन्मान करायच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे. ये सेंटेंस एज इट इज चैप्टर से लिया गया है. इसका मीनिंग ये आएगा
कि ये एक दूसरे को ऑनर करने के समय में हम लोग को ये नम्रता का पूरा जग खो देने का धोखा ज्यादा होता है। यही बात हम लोग दूसरे सेंटेंस में ऐसे बोल सकते हैं, सच देखा जाए तो एक दूसरे का सम्मान करने के चक्कर में एक विनम्र दुनिया खो देने का धोखा ज्यादा होता है। इसी कारण लेखक कहते हैं कि शॉल की वजह से शालीनता जाती है। समझता हूं कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, आकृती पूर्ण करा। लेखकाने भूषवलेली पदे, इसका मतलब है लेखक कौन कौन से बॉडी पे काम किया है लेखक ने। तो जैसे लेखक ने मेंशन किया है वो पहले वाइला विश्वकोशाचा अध्यक्ष, वो पहले एनसाइक्लोपीडिया का सेक्रेटरी बने थे। द नेम ऑफ द प्लेस इज वाई। और 2004 में मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष। ये 2 पद है जो लेखक ने अपने कार्यकाल में व्यतीत किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खालील वाक्यातील कृतीतून किंवा विचारातून कळणारे लेखकाचे गुण शोधा। नीचे दिए गए वाक्यों से लेखक के कौन से गुण हम समझ पाते हैं, इनको लिस्ट डाउन करना है। तो पहला है बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल व नोटा दिल्या। तो इसका आंसर आएगा माणुसकी। माणुसकी का हिंदी मीनिंग होगा इंसानियत और ह्यूमैनिटी इन इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है खरे तर खरी खोरी शालीनता शालीविनाच शोभते। इसका आंसर आएगा नम्रता। नम्रता का हिंदी मीनिंग ही नम्रता ही आएगा। और इंग्लिश मीनिंग आएगा डिसेंसी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 6th क्वेश्चन इज हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या। इसका आंसर आएगा उदारता। उदारता मतलब किसी व्यक्ति को देने की इच्छा, किसी व्यक्ति को दान करने की इच्छा, दैट इज व्हाट उदारता। द सेंस ऑफ गिविंग थिंग्स टू अदर्स, दैट इज व्हाट उदारता इज। क्वेश्चन नंबर 7, खालील शब्दांतील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये तो काफी इजी होता है, सबको आता होगा। जैसे कि फर्स्ट जवळपास, ये जवळपास में से कुछ 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर एक दूसरे के साथ जोड़ के हमको मराठी के कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे कि पाव, पास, पाज, वळ, पाजळ, जवळ, पाळ। अगला क्वेश्चन है उलट तपासनी। ये उलट तपासनी का वर्ड यूज करके हमको अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं। पास, पाठ, पालट, तपासनी, उलट, पात, पाणी, पाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अधोरेखित शब्दांसाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। इसका मीनिंग जो भी अंडरलाइंड वर्ड रहेगा उसको सिनोनिम रिप्लेस करना है और सेम सेंटेंस में रिप्लेस्ड वर्ड के साथ उसको फिर से तैयार करना है। तो पहला है नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। तो इसका हम लोग जितना बनाए सेंटेंसेस उतना कम है। फिलहाल मैं कुछ 4 सेंटेंसेस आपको बताता हूं। पहला है नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना दिवस रात्र भरतीच असे। इस कंडीशन में अहोरात्र का मीनिंग दिवस रात्र और अहोरात्र वर्ड इज रिप्लेस्ड विथ दिवस रात्र। अगला सेंटेंस है
नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना रात्रंदिवस भरतीच असे. हिअर आय रिप्लेस्ड अहोरात्र विथ रात्रंदिवस. नेक्स्ट, नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना नेहमीच भरतीच असे. हिअर अगेन अहोरात्र इज रिप्लेस्ड विथ नेहमीच. लास्ट सेंटेन्स फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना कायम भरतीच असे. अगेन दिस कायम एंड अहोरात्र आर सेम. कायम और अहोरात्र का मीनिंग सेम है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आ. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. तो इसका हम लोग दो प्रकार से यूज कर सकते हैं. पहला है खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या अरुंद प्रवाहावर होत्या. हियर चिंचोळ्या, ये वर्ड का मीनिंग और ये वर्ड का सिनोनिम है अरुंद. अगला आंसर रहेगा खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या निमुळत्या प्रवाहावर होत्या. ये सेंटेंस में चिंचोळ्या वर्ड के लिए निमुळत्या ये सिनोनिम यूज किया गया है. द एक्चुअल मीनिंग ऑफ चिंचोळ्या इज नैरो इन इंग्लिश और सैंकड़ा इन मराठी, सॉरी हिंदी, सैंकड़ा इन हिंदी. लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वन. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले. ये निकटवर्ती वर्ड के लिए मैंने कुछ 5 सेंटेंसेस बनाए हैं. पहला, मी सगळ्याच शालींचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्राकडे ठेवले. निकटवर्ती का समानार्थी शब्द होगा जवळच्या. अगला समानार्थी शब्द होगा नजीकच्या. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून नजीकच्या मित्रांकडे ठेवले. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. नजदीक और नजीक ये शब्द में डिफरेंस है. नजदीक उर्दू शब्द है, नजीक हाँ यह मराठी शब्द है. अगला वर्ड आएगा खास. हियर निकटवर्ती का सिनोनिम है खास. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून खास मित्राकडे ठेवले. अगला वर्ड आएगा विश्वासू. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून विश्वासू मित्राकडे ठेवले. लास्ट वर्ड है निकटच्या. मी सगळ्या शालींचे गाठोडे बांधून निकटच्या मित्राकडे ठेवले. अभी आप अगर देखोगे जवळच्या, नजीकच्या, खास, विश्वासू, निकटच्या और निकटवर्ती सबका मीनिंग एक ही है. इस प्रकार हमने 8वां क्वेश्चन पूर्ण किया है. आगे हम बढ़ेंगे 9वें क्वेश्चन की तरफ. 9वां क्वेश्चन है पुलकित हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. मीनिंग हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर पुलकित ये आना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग देखेंगे. मेरे पास 3 ऑप्शन हैं ये क्वेश्चन के लिए. तो पहला आएगा लेखकाने सुटकेसमधून कोणती शाल काढली. दूसरा आएगा लेखकाने थंडीत कुडकुडणाऱ्या बाळाला बघून काय केले. और लास्ट आएगा लेखकाने बाळाला शाल व नोटा दिल्यावर मिळालेली ऊब कोणत्या शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती. तीनों का आंसर एक ही आएगा और वो रहेगा पुलकित. समझता हूं 9वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर. 10वां क्वेश्चन है हमको जो वर्ड्स दिए हैं लास्ट के उसका यूज करके कुछ वर्ड्स बनाने हैं. तो पहला है ता, जिसका लास्ट वर्ड आना चाहिए ता. तो इसका आंसर आएगा बंधुता, आत्मीयता, श्रेष्ठता, ममता, सहनशीलता, दीनता, शालीनता, बहुश्रुतता. ये सब आएंगे ता के लिए. अगला आएगा त्व. त्व के लिए हम लोग ने जो वर्ड बनाए हैं वो है श्रेष्ठत्व, प्रभुत्व, कर्तृत्व, दायित्व, लघुत्व, ममत्व, उत्तरदायित्व, मातृत्व, बंधुत्व. द प्रोनाउंसिएशन
फॉर उत्तरदायित्व इज उत्तरदायित्व. सेकंड लास्ट इज आळू. विसराळू लाजाळू झोपाळू, पायाळू कनवाळू कष्टाळू, दयाळू मायाळू. वन मोर टाइम. विसराळू लाजाळू झोपाळू, पायाळू कनवाळू कष्टाळू, दयाळू मायाळू. 2-3 बार कानों पे ये वर्ड्स आएंगे तो बाय हार्ट हो जाएंगे. खास प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए. और लास्ट वाला आएगा पणा. शहाणपणा, मोठेपणा, खरेपणा, खोटेपणा, चांगुलपणा, साधेपणा एंड भोळेपणा. आय रिपीट. शहाणपणा, मोठेपणा, खरेपणा, खोटेपणा, चांगुलपणा, साधेपणा एंड भोळेपणा. समझता हूं ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने क्लियर किया है. आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 11. अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्य पुन्हा लिहा. स्त्रीलिंग टू पुल्लिंग करना है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करना है. पहला वर्ड है लेखक. लेखक तो पुल्लिंग है, उसको स्त्रीलिंग के लिए लेखिका. लेखिका सुंदर लेखन करतात. ये आंसर आएगा अपना. अगला आएगा तो मुलगा गरिबांना मदत करतो. तो इसका आंसर आएगा ती मुलगी गरिबांना मदत करते. गरिबांना मदत, ये 2 वर्ड ऐसे ही रखना है. तो पुल्लिंगी है, उसका स्त्रीलिंग आएगा ती. मुलगा पुल्लिंगी है, उसका स्त्रीलिंग आएगा मुलगी. और करतो पुल्लिंगी है, उसको बदल के हमको करना पड़ेगा करते. समझता हूं 11वां क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर. 12वां क्वेश्चन है स्वमत. दिस इज मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन. आई ट्राइड few experiments with this question. Let me know in the comment what you need, what you was expecting and what I have written here. If that satisfies you, then it is good. If it is not satisfying you, then what kind of changes you need me to make. I'll modify the answers and represent in next video. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळालेला अर्थ स्पष्ट करा. तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि जो भी तुमने पढ़ा है ये पाठ में, उसमें से आपने जो सीखा वो आपके विचार कैसे है ये शाल और शालीनता के बारे में ये एक्सप्लेन कीजिए. तो मैं रीड आउट करता हूं. शाल ही एक वस्तू आहे, तर शालीनता हा माणसाचा गुण आहे. या पाठामध्ये लेखकाने अतिशय सुंदररित्या उदाहरणांसहित हे पटवून दिले आहे की शाल ही महत्वाची नसून शालीनता हा गुण महत्वाचा आहे. ज्या प्रकारे व्यक्तींना शाल व श्रीफळ देऊन गौरविण्यात येते, त्यामध्येही खरे तर शालीनता ही महत्वाची असते. शालीन माणसाला शाल व श्रीफळ यांची गरज नसते किंवा अपेक्षाही नसते. शाल ही एकाकडून दुसऱ्याकडे जाऊ शकते, पण शालीनता ही वस्तू नव्हे. शालीनता ही एका व्यक्तीकडून दुसरीकडे जात नसते. या पाठाद्वारे लेखक सांगतो की एखाद्या व्यक्तीकडे असणारी शोभेची वस्तू ही दुसऱ्यासाठी जीवन बदलणारी किंवा जीवनावश्यक वस्तू बनू शकते. त्यामुळे प्रत्येक माणसाने आपल्यामधील गुणांमध्ये शालीनता हा गुण जोपासावा व आपल्याकडे असणाऱ्या व आपणास न लागणाऱ्या वस्तूंचा त्याग करावा. असे केल्याने व्यक्तीच्या शालीनतेबरोबरच माणुसकी, नम्रता, उदारता या व्यक्तीतील गुणांना देखील प्रोत्साहन मिळते. समझता हूं मैंने एक ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए. इसका उत्तर ये प्रकार का आना चाहिए. ये आपके खुद के सेंटेंस में आप डाल सकते हैं. ये तो जस्ट मॉडल रहेगा. समझता हूं ये 12वां क्वेश्चन पहला वाला हमने सॉल्व किया है. आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर. 12वां सेकंड क्वेश्चन है.
भिक्षेकऱ्याने केलेला शालीचा उपयोग याविषयी तुमचे मत लिहा। तो ये हमसे जानना चाहते हैं कि जैसे ही लेखक ने वो गरीब आदमी को शॉल दिया तो उसने वो बेच दिया और उसका कुछ पेट भरने के लिए या खाना खाने के लिए वो पैसे का यूज किया उसने। तो हम लोग को या आप लोग को क्या लगता है, ऐसे ये आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो मैंने कुछ लिखा है, वो जरूरी नहीं कि वही आंसर होना चाहिए, ये तो मेरे विचार है, आप अपने विचार में इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं रीड आउट करता हूं। या पाठांमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे जेव्हा लेखक ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावरील त्या भिक्षेकरीला देऊ केलेली शाल त्याने विकली व त्याच्यातून मिळालेल्या मोबदल्यात त्याने त्याच्या पोटाची भूक भागवली, यावरून असे समजून येते की लेखकाच्या अपेक्षेप्रमाणे भिक्षेकरीने ती शाल अंगावर पांघरून म्हणून किंवा स्वतःच्या संरक्षणासाठी न वापरता ती शाल विकून पोटाची भूक भागवली। तो इसका छोटा मीनिंग ऐसे होगा कि वो शाल तो दे दिया लेखक ने वो बूढ़े आदमी को, लेकिन उसने वो अंग पर यूज नहीं किया, तो उसने बेच डाला और उसका वो खा गया, वो उसका कुछ उसने अपना पेट भरने के लिए यूज कर दिया। तो ये जाहिर है कि इंसान के लिए पेट की भूख मिटाना सबसे इम्पोर्टंट होगा, ना कि उसका जो जनरल यूज है। आगे मैं लिखता हूं, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याची पद्धत त्याच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असते। इसका मतलब यह है कि हर आदमी की आर्थिक स्थिति जो है, जितना उसके पास पैसा रहेगा उस हिसाब से वो कोई भी चीज को देखेगा। अभी लेखक को देखा जाए तो लेखक के लिए शॉल तो शॉल है, लेकिन वो बूढ़े आदमी के लिए ये शॉल 3 दिन का खाना के बराबर है। आगे, जी गोष्ट लेखकाकडे मुबलक प्रमाणात होती ती गोष्ट भिक्षेकरीसाठी पोट भरण्याची व पैसा मिळवण्याची होती। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो लेखक के पास बहुत सारे थे, दैट इज शॉल, उसका तो उसको कुछ कीमत नहीं था, लेकिन वो गरीब आदमी के लिए उसका कीमत बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसको उससे पैसे मिलने वाले थे। लास्ट पॅराग्राफ, आपण असे म्हणू शकतो की पोटाची भूक ही सर्वात जास्त महत्वाची असते, कारण शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब यांच्या युद्ध झाले तर पोटाची भूकच जिंकते। इसका मतलब यह है कि जो हमको भूख लगती है उसका केयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई भी और चीज से बढ़कर। समझता हूं मैंने कुछ हेल्प किया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, थर्ड वन, लेखकाच्या भावना जशा शाल या वस्तूशी निगडीत आहेत तशा तुमच्या आवडीच्या वस्तूशी निगडीत असलेल्या भावना तुमच्या शब्दात लिहा। ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप अपने मन से जो भी डाल सकते हो डाल सकते हैं। इसका मीनिंग ये रहेगा कि लेखक के लिए जैसे शॉल थी, वैसे आप लोगों के लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें हैं वो एक्सप्लेन करना है आपको। तो मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मेरा ऐसा रहेगा, मी माझे जुने कपड़े गरीब लोकांना दान करतो। मैं मेरे पुराने कपड़े गरीबों में दान करता हूँ। हे केल्याने खूप बरे वाटते व मला खूप आनंद होतो। मैं जब ऐसे डोनेट करता हूँ तो मुझे खूब बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील होता है और मैं बहुत खुश होता हूँ। ज्या कपड्यांची मला गरज नसते, जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, जसे की जुने झालेले कपडे किंवा मला न बसणारे कपडे, जैसे कि पुराने कपड़े, या तो मुझ पे मैं जो कपड़े डाल नहीं पाता हूँ, मतलब जो छोटे हो रहे हैं मुझे अभी या बड़े हो रहे हैं वो टाइप के कपड़े,
मेरे साथ मेरे घर वालों के भी कपडे. अनाथ आश्रमातील मुलांना किंवा घर नसणाऱ्या रस्त्यावर राहणाऱ्या माणसांना मी हे कपड़े देतो. जो बच्चे अनाथ आश्रम में होते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, और जो लोगों के या जो बच्चों के घर नहीं होते हैं, जो रास्ते पे रहते हैं, वो लोगों को मैं ये कपड़े देता हूँ. बऱ्याच वेळा असं होतं की माझेच कपडे मला बसेनासे होतात, त्यामुळे ते इतरत्र फेकून देण्यापेक्षा दान केल्याने गरीब माणसांना मदत होते. जैसे मैंने अभी बोला था कि कभी कभार ऐसे होता है कि अपने ही कपड़े अपने को बैठना बंद हो जाते हैं, हम लोग नहीं पहन सकते, वो तो इधर उधर फेंकने से अच्छा किसी गरीब को दे दिया जाए ताकि वो उसको पहन सके. और मेरा लास्ट सेंटेंस है, ऐसे करने से उनके चेहरे पर जो आनंद दिखाई देता है, उसके मिलने वाला सुख बहुत बढ़िया होता है. ये था पहला एग्जाम्पल. देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल. हिवाळ्यामध्ये पडणाऱ्या कडक थंडीपासून अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा नसणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण व्हावे म्हणून बऱ्याच वेळा आम्ही आमच्या सोसाइटीमध्ये देणगी काढतो. ये आप सबने किया होगा कि विंटर सीजन में बहुत ठंड हो जाती है, तो हम लोग कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि जो रोड पर रहते हैं, जिनके पास इसेंशियल थिंग्स नहीं है, उनको हम लोग मदद करते हैं. आगे मैं लिखता हूं, रस्त्यावर राहणाऱ्या या लोकांसाठी जाड चादरी व शाल खरेदी करून त्या मोफत वाटतो. त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी काही खाण्याचे पदार्थ, काही कपडे व काही जीवनावश्यक वस्तूही दान करतो. असे केल्याने खूप छान वाटते. ज्या कपड्यांमध्ये आपण छान दिसत होतो, तेच कपडे दुसऱ्याने घातल्यास त्यांना बघून आपल्याला एक वेगळाच आनंद मिळतो. जो कपड़े हम लोग पहनते थे और हम लोग बहुत बढ़िया दिखते थे वही कपड़ों से, वही कपड़े अगर कोई दूसरा पहनता है तो हमको उसको देखने से एक अलग ही टाइप का आनंद मिल जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस. दान केल्याने मिळणाऱ्या आनंद हा जीवनामध्ये पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. ये जिस प्रकार से हम लोग डोनेट करते हैं, तो एक प्रकार से हम लोग खुद को ही प्रोत्साहित करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. दान केल्यावर समोरच्या व्यक्तीला होणारा आनंद हा खूपच सुखद असतो. जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बोला था कि डोनेट करने से जो आनंद मिलता है, सामने वाले व्यक्ति को जो सुख मिलता है, तो उसको सुखी देखकर हमको जो सुख मिलता है, उसका आनंद बहुत अलग होता है. मेरा थर्ड एग्जाम्पल रहेगा मोबाइल के बारे में. ये तो हम लोग बहुत बार करते हैं. माझ्याकडे बरेच मोबाईल आहेत. मला नवनवीन मोबाईल विकत घ्यायला आवडते. माझे बाबा मला ते मिळवून देतात. इसका मीनिंग रहेगा, मुझे मोबाइल बहुत पसंद है. जैसे ही नया वेरिएंट मोबाइल का निकल आता है तो मैं उसको परचेस करके लेता हूँ, और मेरे पापा, माय फादर गिव्स दैट टू मी. परंतु बऱ्याच वेळेस असेही होते कि मला तो मोबाइल काहीच महिन्यास नकोसा वाटतो. ऐसे हो जाता है कि थोड़े दिन बाद हमको वो मोबाइल बोर होने लगता है. आफ्टर फ्यू डेज वी गेट बोर्ड ऑफ दैट मोबाइल एंड वी वांटेड न्यू वन. और हमको फट से और एक नया मोबाइल चाहिए होता है जो कि अपग्रेडेड होता है और अपडेटेड होता है, अगला वेरिएंट आया होता है, लेटेस्ट होता है. पुन्हा बाजारातील अद्ययावत मोबाइल घ्यावा वाटतो. अद्ययावत मीन्स, अद्ययावत इज मराठी वर्ड, इसका मीनिंग रहेगा अपडेटेड और लेटेस्ट वन. मी माझे जुने मोबाईल कामवाल्या मावशींना, बागकाम करणाऱ्या मामांना, गुरख्याला देऊन टाकतो. अशा प्रकारे माझी नवीन मोबाईलची हौस पूर्ण होते व ज्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे त्यांना मदत पण होते. In this way, I purchase new mobiles also, and my wish of buying new mobile gets completed, and also donate the mobiles to poor ones, and also my donation is also gets completed, and they also help with the mobiles. इसका मतलब आएगा कि मैं खुद के लिए मोबाइल्स तो परचेस कर ही लेता हूँ, लेकिन पुराने मोबाइल जो मैं
मेरे बगीचे में काम करने वाले अंकल को, या मेरे घर पे झाड़ू पोछा बनाने वाले बाई को देता हूँ, या गुरखा मीन सिक्योरिटी को दे देता हूँ, तो उनको भी मदद हो जाती है और मुझे नया मोबाइल मिलते रहता है। और मेरा लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, लहानपणापासून मला घरातील चिल्लर पैसे गोळा करून गल्ल्यामध्ये टाकायची सवय होती। इसका मीनिंग रहेगा, आई यूज टू कलेक्ट मनी and used to keep that money or put that money or put that change into the piggy bank। बचपन से मुझे घर के सारे पैसे जमा करने की और गुल्लक में डालने की आदत थी। मी वर्षभर त्या गल्ल्यांमध्ये पैसे टाकायचो आणि माझ्या वाढदिवशी तो गल्ला फोडायचो। मीन्स I used to collect this money for whole year and I used to break that piggy bank on my birthday. But आणि मिळालेल्या पैशातून दरवर्षी फटाके खरेदी करायचो, और जो भी पैसा मिलता था उससे मैं पटाखे खरीदी करता था, पटाखे खरीद लेता था। I used to buy a fireworks for Diwali out of the collected money from that piggy bank। परंतु मागील वर्षी आमच्या शाळेमध्ये आम्हाला वायू प्रदूषणाचे दुष्परिणाम समजून सांगितले। लेकिन पिछले साल हम लोगों को हमारे स्कूल में एयर पोल्यूशन के डेंजरस इफेक्ट्स के बारे में समजाया गया, और दॅट इज व्हाय यावर्षी मी कमी फटाके उडवले, तसेच उरलेल्या पैशातून मी नैसर्गिक आपत्ती निधीसाठी मदत देऊ केली। Then this year I avoided spending so much money on the fireworks. I bought a limited amount of the fireworks or limited quantity of fireworks, and I helped National Disaster Management Fund by giving the remaining amount। और मैंने ये साल कुछ फटाके परचेस करना कम कर दिया, कुछ अमाउंट इकट्ठा कर लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन भेज दिया। तो ये थे 4 टाइप के स्वमत के आंसर्स। ऐसे आप कई आंसर्स बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई रोल मॉडल रहेगा या कोई रोल आंसर रहेगा, कोई भी आंसर आप बना सकते हो। सिर्फ ये ध्यान में रखना कि आपको वो चीज क्यों अच्छी लगती है, उससे आपको क्या फायदे होते हैं, और आप समाज में उसके साथ कैसे कुछ हेल्प कर सकते हैं गरीब लोगों के लिए, इसकी स्टोरी बनानी है। आशा करता हूं कि मैंने आपको कुछ हेल्प किया हो। इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहूंगा, आप लाइक करते रहना। धन्यवाद।